हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज की वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। फर्स्ट, मीनिंग। सेकंड, इमीडिएट रीज़न फॉर ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। मीनिंग ऑफ सत्याग्रह, मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी जी, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड साइमन कमीशन। सो वेलकम टू ह्यूमैनिटीज पॉइंट। अब हम शुरुआत करते हैं मीनिंग से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म? नेशनलिज्म इज द फीलिंग ऑफ वननेस अमंग द पीपल लिविंग इन ए टेरिटरी। नेशनलिज्म एक फीलिंग है वननेस की, अपनेपन की। किसके बीच? पीपल के बीच। कौन से पीपल के बीच? हु लिविंग इन ए पर्टिकुलर टेरिटरी। तो हम कह सकते हैं नेशनलिज्म एक फीलिंग है अपनेपन की, जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर रहने वाले लोगों के बीच आती है। इसके साथ नेक्स्ट हम देखने वाले हैं हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। यानी वो इमीडिएट रीज़न कौन से थे जिन्होंने नेशनलिज्म को इंक्रीज किया इंडिया के अंदर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज स्टार्टेड इन 1914 एंड इट वॉज एंडेड इन 1918। तो जिस टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो वॉर एक्सपेंडिचर है वो इम्पोज कर दिया इंडिया के ऊपर। इसके साथ साथ उन्होंने इनकम टैक्स है वो भी इंट्रोड्यूस कर दिया और कस्टम ड्यूटीज़ हैं उनको भी बढ़ा दिया। उसके अलावा प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स डबल ड्यूरिंग द वॉर पीरियड। अब वॉर पीरियड के टाइम पे जितना भी सारी इंडस्ट्रीज़ थी उनको वॉर रिलेटेड गुड्स बनाने लगा। इसकी वजह से क्या हुआ, जो एसेंशियल गुड्स थी उनके प्राइस डबल हो गए। क्यों? क्योंकि उनका प्रोडक्शन कम हो गया। फोर्स रिक्रूटमेंट वॉज मेड इनटू द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। यानी इंडियन पीपल्स को फोर्सफुली रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया ब्रिटिशर्स ने। किसमें? ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर। क्रॉप्स फेलियर रिजल्टेड इन शॉर्टेज ऑफ फूड मटेरियल्स। और इसी के साथ साथ क्या हुआ, क्रॉप्स भी फेल हुई और जिसकी वजह से फूड मटेरियल्स की शॉर्टेज हुई इंडिया के अंदर। इसके अलावा कुछ एपिडेमिक्स लाइक इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक्स वो भी स्प्रेड हुई इंडिया के काफ़ी पार्ट्स के अंदर और जिसकी वजह से लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो ये कुछ इमीडिएट रीज़न थे जो नेशनलिज्म को बढ़ाने में सहायक हुए। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह का मीनिंग क्या है? नेक्स्ट हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह लिटरली मीन्स होल्डिंग ऑन टू ट्रूथ और ट्रूथ फोर्स। मतलब सच के साथ डटे रहना, कि अगर आप सही हो तो आप सच के साथ डटे रहो। ये एक नॉन वायलेंट स्ट्रगल मूवमेंट था जिसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? गांधी जी ने किया था ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। इट परसुएड द अपोनेंट्स टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ। और सत्याग्रह क्या करता है? अपने अपोनेंट को परसुएड करता है सच को समझने के लिए। और गांधी जी कहते हैं इफ द क्यूज वॉज ट्रू and if the fight was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor। यानी अगर आप सही हो और आप इनजस्टिस के अगेंस्ट फाइट कर रहे हो तो आपको फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है अपने ओप्रेसर के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। गांधी जी ने सत्याग्रह के अंदर कुछ मेथड्स यूज़ किए, जैसे हंगर स्ट्राइक, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, स्ट्राइक, हड़ताल एंड नॉन कोऑपरेशन विद गवर्नमेंट। इसके बाद हमें देखना है द फर्स्ट 3 सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय गांधी जी इन इंडिया। यानी गांधी जी ने सबसे पहले
3 ये सत्याग्रह मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड किए थे। सबसे पहला है चंपारण मूवमेंट इन 1916। ये क्या था? ये एक मूवमेंट्स था किसका? इंडिगो वर्कर्स, जिन्होंने चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो चंपारण जो कि बिहार के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे इंडिगो प्लांटेशन ने वर्कर किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, जिसको लीड किसने किया था? गांधी जी ने किया था। क्यों? क्योंकि इंडिगो प्लांटेशन के लिए चंपारण के पीजेंट को फोर्स किया जा रहा था। और इंडिगो प्लांटेशन क्या करते हैं? वो हमारी लैंड की फर्टिलिटी को ख़त्म कर देते हैं। तो ये गांधी जी का फर्स्ट मूवमेंट था। उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया खेड़ा मूवमेंट। खेड़ा में क्या हुआ? क्रॉप फेल हो गई, किस वजह से? ड्यू टू प्लेग एपिडेमिक, और इसने लाइफ मिजरेबल बना दी फार्मर्स की। कहाँ? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि गुजरात में है। So they started a movement under Gandhiji's leadership with the demand for a reduction in land revenue। यानी क्रॉप्स भी फेल हुई और एपिडेमिक भी स्टार्ट हुई। तो पीजेंट ने डिमांड की कि जो रेवेन्यू वो पे करते हैं उसको रिड्यूस कर दिया जाए। और इसमें इस मूवमेंट को लीड किसने किया? गांधी जी ने किया। थर्ड मूवमेंट था गांधी जी का मिल वर्कर्स मूवमेंट। मिल जो कि कहाँ पे? अहमदाबाद के अंदर। अहमदाबाद भी कहाँ पे है? गुजरात में। वहाँ पे जो मिल वर्कर्स थे उनको बहुत लो वेजेस प्रोवाइड करवाए जा रहे थे, और जो वर्किंग कंडीशन थी वो भी बहुत पुअर थी। इस वजह से वेजेस को इंक्रीज करने के लिए और वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए मिल वर्कर्स ने स्ट्राइक की। इसको भी लीड किसने किया था? गांधी जी ने किया था। उसके बाद हमें देखना है रोलेट एक्ट। ये रोलेट एक्ट था क्या? कब आया? ये 1919 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ। जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ 1918 के अंदर, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट इम्पोज किया इंडियंस पे, वो था रोलेट एक्ट। अब ये रोलेट एक्ट था क्या? दिस एक्ट गेव द गवर्नमेंट the power to imprison any person without any trial for a period of 2 years। ये रोलेट एक्ट गवर्नमेंट को पावर देता था कि आप किसी भी पर्सन को केवल डाउट के बेस के ऊपर उसे अरेस्ट कर सकते हो, और कोर्ट के अंदर उसका कोई ट्रायल नहीं होगा। बिना ट्रायल आप उसको जेल में 2 साल तक के लिए डाल सकते हो। Aim of this act was to destroy the national movement by imprisoning the national workers। अब इसका एम क्या था? कि जो नेशनल मूवमेंट है उसको डिस्ट्रॉय करना। और डिस्ट्रॉय कैसे हो सकता है? कि जो नेशनल वर्कर्स था उनको जेल में डाल देना। इट वॉज ए ब्लैक लॉ बिकॉज इट वॉज अगेंस्ट बेसिक ह्यूमन राइट्स। और इसी को रोलेट एक्ट को ही ब्लैक लॉ कहा गया। क्यों? क्योंकि ये अगेंस्ट द बेसिक ह्यूमन राइट्स है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं व्हाट सर्कमस्टांसेस लीड टू द जलियांवाला बाग मैस्करी। वो कौन से सर्कमस्टांसेस थी जिन्होंने जलियांवाला बाग मैस्करी को लीड किया? अब जलियांवाला बाग मैस्करी क्या है? 13 अप्रैल 1919 a public meeting was organized at Jallianwala Bagh in Amritsar to protest against the arrested of national leaders। अभी हमने देखा कि ब्रिटिशर्स ने क्या इम्पोज कर दिया था? रोलेट एक्ट, जिसके अंडर बहुत सारे नेशनल वर्कर्स को या फिर नेशनल मूवमेंट वर्कर्स को अरेस्ट कर लिया गया था। इसके अगेंस्ट एक मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड की जो कि जलियांवाला बाग के अंदर अमृतसर के अंदर ऑर्गेनाइज्ड की गई थी, और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। मैनी विलेजर्स हु केम टू अटेंड फेयर वर ऑल्सो प्रेजेंट इन द पार्क। अब क्यों? क्योंकि 13 अप्रैल को पंजाब के अंदर क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वैसाखी। और वैसाखी के टाइम पे एक फेयर वहाँ पे चल रहा था। तो जो फेयर में विलेजेस से पीपल आए थे वो भी इस मीटिंग को अटेंड करने चले गए, यानी कि काफ़ी भीड़ हुई है वहाँ पे। जनरल डायर रीच्ड द मीटिंग प्लेस along with the British troops। He ordered the troops to fire। The firing lasted for nearly 10 minutes। अब जनरल डायर जो अपनी आर्मी के साथ वहाँ पहुँचे और उन्होंने अपनी ट्रूप्स को ऑर्डर दिया
टू ओपन फायर, मतलब गोलियां चलाने के लिए, और लगभग 10 मिनट तक वो लगातार कंटिन्यू गोलियां चलती रही, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए। More than 1,000 people were killed and many were wounded. This incident is called जलियांवाला बाग मैस्करी, और इसके अंदर हजारों आदमी मारे गए, बहुत सारे पीपल घायल भी हुए। इसी को क्या कहा जाता है? जलियांवाला बाग मैस्करी। नेक्स्ट हमें देखना है व्हाट वाज द खिलाफत मूवमेंट, हाउ डिड इट बिकम ए पार्ट ऑफ द नेशनल मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट क्या था और ये कैसे नेशनल मूवमेंट का पार्ट बना। इट वॉज ए मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली, यानी अली ब्रदर्स। कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली ने इस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया। अब ये था क्या, यानी एम क्या था इसका? द एम ऑफ दिस मूवमेंट वॉज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू टर्की बाय ब्रिटेन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब इसका एम था कि प्रोटेस्ट करना किसके अगेंस्ट? जो इनजस्टिस किया था ब्रिटिशर्स ने टर्की के साथ फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर। अब ऐसा क्यों हुआ? द टर्किश सुल्तान हैड द टाइटल ऑफ खलीफा, द मुस्लिम कंसिडर्ड हिम एज देयर स्पिरिचुअल लीडर। अब जो टर्की के सुल्तान थे, जो एक खलीफा का टाइटल ऑप्ट करते थे, और सभी मुस्लिम्स, चाहे वो इंडियंस हों या फिर कोई भी मुस्लिम्स हों, वो खलीफा को अपना स्पिरिचुअल लीडर्स मानते थे। अब क्यों? क्योंकि टर्की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर हार चुका था और इसकी वजह से खलीफा को हटा दिया गया था। इसी के अगेंस्ट मुस्लिम्स ने क्या स्टार्ट किया? खिलाफत मूवमेंट। गांधी जी शो दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ए यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। अब गांधी जी ने इस अपॉर्चुनिटी को देखा और क्या किया? मुस्लिम्स को इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के अंदर शामिल करने का काम किया। इससे पहले मुस्लिम्स नेशनल मूवमेंट्स के अंदर शामिल नहीं हुए थे। जब ये खिलाफत मूवमेंट हुआ, उसी टाइम पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी चल रहा था। गांधी जी ने इन दोनों मूवमेंट्स को मिलाने का काम किया और हिंदू मुस्लिम यूनिटी का भी काम किया। At the Calcutta session of the Congress in September 1920, he convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of Khilafat as well as for Swaraj. अब इसी टाइम पे गांधी जी ने क्या किया? जो कैलकाटा सेशन है कांग्रेस का सितंबर 1920 में, उसमें उन्होंने लीडर्स को कन्विंस कर लिया और एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। सो मैनी मुस्लिम्स ज्वाइन दिस मूवमेंट, और बहुत सारे मुस्लिम्स ने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया। आगे हम देखते हैं व्हाट वर द रीजंस फॉर गांधी जी टू लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। वो कौन से रीज़न थे जिनकी वजह से गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। अब हम पहले देख चुके हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एडेड टू द मिजरी ऑफ द इंडियन पीपल। हैवी टैक्सेस हैं वो भी इम्पोज कर दिए गए थे, प्राइजेज हैं हाई हो चुके थे, फेमाइन, एपिडेमिक्स, इन्होंने पीपल की लाइफ को मिजरेबल बना दिया था। इसके साथ साथ रोलेट एक्ट इनवाइटेड लार्ज स्केल प्रोटेस्ट थ्रू आउट द कंट्री, और रोलेट एक्ट है उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसकी वजह से लार्ज स्केल के ऊपर कंट्री में प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हुए। जलियांवाला बाग मैस्करी एंड द इनजस्टिस डन टू पंजाब मेड इंडियंस एंग्री। जो जलियांवाला बाग मैस्करी हुई उसकी वजह से भी इंडियंस गुस्सा हुए। मुस्लिम बिकम अनहैप्पी ड्यू टू इल ट्रीटमेंट ऑफ टर्की, दे स्टार्टेड खिलाफत मूवमेंट। इसके साथ साथ खिलाफत मूवमेंट अभी हमने पढ़ा है कि वो भी उसी टाइम पे स्टार्ट हुआ था। मैनी सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी सफर्ड कंसिडरेबल इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। In the towns worker and the artisans in the middle class had been hit by high prices and shortage of food and essential commodities. जो इंडियन सोसाइटी है वो काफ़ी सफ़र कर रही थी, इकोनॉमिक सफ़र कर रही थी। क्यों? क्योंकि जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी बढ़ चुके थे, गुड्स हैं उनकी शॉर्टेज हो चुकी थी। द रूरल
poor and peasant were victims of widespread drought and epidemics। और उसी टाइम पे क्या था, widespread drought, सूखा हुआ, और epidemics यानी कि बीमारियां आई, जिसकी वजह से जो रूरल पुअर हैं और पीजेंट हैं उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। The Congress session at Nagpur 1920 adopted Gandhiji's the idea of non-cooperation। 1920 के अंदर कांग्रेस ने कलकत्ता सेशन के अंदर, या सॉरी नागपुर सेशन के अंदर इस आइडिया को ऑप्ट कर लिया। आगे हम देखते हैं व्हाट वर द आइडिया एक्सप्रेस्ड बाय गांधी जी इन हिज बुक। यानी कि गांधी जी ने एक बुक लिखी थी हिंद स्वराज, और उसमें नॉन कोऑपरेशन की बात करते हुए गांधी जी ने क्या लिखा है। Mahatma Gandhi declared that British rule was established in India with the cooperation of Indians। उन्होंने कहा कि जो इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स का रूल है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के कोऑपरेशन के साथ है, क्योंकि इंडियंस का अगर कोऑपरेशन ना होता, इंडिया की आर्मी उनको ना मिली होती, इंडियन सिटीजन उस आर्मी के अंदर रिक्रूट ना हुए होते, तो वो काम चला ही नहीं पाते थे। यहाँ तक कि ऑफिसेस, क्लर्क, प्रोफेसर सभी उनको कहाँ से, इंडिया से ही मिल रहे थे। इफ़ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट, गांधी जी ने कहा कि अगर इंडियंस रिफ्यूज कर दें कोऑपरेट करने से, किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ, तो ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कलेप्स विद इन ईयर, एक साल के अंदर जो ब्रिटिश रूल है वो कलेप्स हो जाएगा, एंड स्वराज वुड कम, और इसी के साथ हमें स्वराज मिल जाएगा। देयरफॉर ही स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और यही रीज़न था कि गांधी जी ने क्या स्टार्ट किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट वर द स्टेजेस प्रपोज्ड फॉर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। वो कौन कौन सी स्टेजेस थी जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में प्रपोज की गई, यानी क्या क्या एक्शन लिए गए किसमें, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए। सबसे पहले है रिनंशिएशन ऑफ टाइटल्स, जो टाइटल्स मिले थे इंडियंस को वो उन्होंने वापस लौटा दिए। जैसे सुब्रमण्य अय्यर एंड रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस द ऑनरेरी टाइटल सर दैट दे रिसीव्ड फ्रॉम द ब्रिटिश, गांधी जी रिटर्न हिज केसरे हिंद मेडल। अब हमने सुना है सर रविंद्रनाथ टैगोर, ये क्या है, ये मिला हुआ था उनको टाइटल, किसने दिया था, ब्रिटिशर्स ने दिया था। तो सुब्रमण्य अय्यर और रविंद्रनाथ टैगोर ने जो अपना टाइटल है सर वो वापस लौटा दिया ब्रिटिशर्स को। गांधी जी ने भी क्या किया, केसरे हिंद मेडल जो किसने दिया था, ब्रिटिशर्स ने, वो भी उन्होंने वापस लौटा दिया। सेकेंड स्टेज क्या थी, रिजाइनिंग ऑफ इम्पोर्टेंट जॉब्स, यानी बहुत सारे ऑफिसर्स ने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया। बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेचर है उसका भी बॉयकॉट कर दिया गया। मैनी पीपल रिफ्यूज टू कास्ट वोट व्हेन द इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर वर हेल्ड। जब लेजिस्लेचर के इलेक्शन हुए तो बहुत सारे पीपल्स ने क्या किया, रिफ्यूज़ कर दिया वोट डालने से। इट वॉज फॉलोड बाय द बाइकॉट ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस, लॉ कोर्ट्स एट्सेट्रा। और इसी के साथ साथ बाद में क्या हुआ, स्कूल्स और कॉलेजेस का भी स्टूडेंट्स ने बॉयकॉट कर दिया, लॉयर ने लॉ कोर्ट्स का बॉयकॉट कर दिया। नेक्स्ट स्टेज क्या थी, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, यानी कि इंडियंस ने टैक्स पे करने से मना कर दिया। दिस वॉज ए पावरफुल मेथड ऑफ फाइटिंग एन ओप्रेसिव गवर्नमेंट, दे वर नॉट रेडी टू रिकॉग्नाइज द गवर्नमेंट लेजिटिमेट। अब वो गवर्नमेंट को मानना ही नहीं चाहते थे, अब वो मान नहीं रहे थे कि आप कोई गवर्नमेंट हैं तो हम आपको टैक्स क्यों पे करें। उसके बाद हम देखते हैं हाउ डिड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिकम ए मास मूवमेंट, यानी कि ये मूवमेंट जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था ये इतना मास कैसे बन गया। इससे पहले और कोई मूवमेंट ऐसा नहीं था जो इतना मास बन सके, यानी कि लगभग पूरे इंडिया के अंदर स्प्रेड हो सके। नॉन कोऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड अंडर गांधी जीज लीडरशिप इन 1920। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि ये प्रोटेस्ट था किसके अगेंस्ट, जो कि पंजाब और टर्की के अंदर इनजस्टिस हुआ था और स्वराज अटेन करने के लिए हुआ था। दूसरा है एजुकेटेड मिडिल क्लास भी इसके अंदर शामिल हुई। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, लॉ कोर्ट्स, फॉरेन गुड्स, इन सब का बायकॉट कर दिया गया। काउंसिल इलेक्शन है उनको भी बायकॉट कर दिया गया। इसके अलावा पीजेंट ने भी ऑर्गेनाइज्ड किया मूवमेंट अगेंस्ट द तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स इन विलेजेस अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा रामचंद्र। और
ये मूवमेंट इसलिए स्प्रेड होता चला गया इतना, क्योंकि हर सेक्शन, हर कास्ट, हर रिलीजन इस मूवमेंट के अंदर शामिल होता चला गया, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, अर्बन एरिया के अंदर, उसके अलावा रूरल एरिया के अंदर, विलेजेस में पीजेंट ने, हर जगह ये मूवमेंट स्टार्ट होता गया। Tribal people started an armed struggle in the Godaim Hills of Andhra Pradesh under the leadership of Alluri Sitaram Raju। यहाँ तक ये मूवमेंट ट्राइबल्स के अंदर भी फैलता चला गया, और किसकी लीडरशिप के अंदर ट्राइबल्स पीपल ने आर्म स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया, वो किया अल्लूरी सीताराम राजू। Workers in the plantations of Assam started a struggle to get the right to free movement। और इसी के साथ साथ जो असम के अंदर वर्कर हैं, प्लांटेशन वर्कर्स, उन्होंने भी स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया। आगे हम देखते हैं व्हाट वर द इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, यानी इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर कौन से इफेक्ट आए इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के। The effects of non-cooperation on the economic front were more dramatic। और वो कौन कौन से थे? फॉरेन गुड्स हैं, उनको बाइकआउट कर दिया गया था। लिकर शॉप्स हैं, उनको पिक्टेड कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। एंड फॉरेन क्लॉथ बर्न्ड इन ए ह्यूज बॉनफायर। और जो फॉरेन क्लॉथ्स थे उनको हर गली में, हर चौक के ऊपर क्या किया गया, एक बड़े से बॉन फायर की तरह बनाकर और उनको जला दिया गया। The import of foreign cloth hovered between 1921 and 1922, its value dropping from 102 करोड़ to 57 करोड़। यानी जो 1921 के अंदर 102 करोड़ होता था इस फॉरेन क्लोथ्स की वैल्यू, अब वो सिर्फ 57 रह चुकी थी, सिर्फ एक साल के अंदर। In many places, merchants and traders refuse to trade in foreign goods or finance foreign trade। और बहुत सारे places के अंदर जो merchants या traders थे उन्होंने भी foreign goods लेने से और उनको finance करने से मना कर दिया। As the boycott movement spread and people began discarding imported clothes and wearing only Indian ones, प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप। जैसे ही ब्रिटिशर्स ने, जो इंडियंस ने बायकॉट करना स्टार्ट किया फॉरेन गुड्स का, तो उसी के साथ साथ जो इंडिया के अंदर इंडियन टेक्सटाइल हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ना स्टार्ट हो गया। डिफरेंट स्ट्रेंड्स विद इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स, यानी ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमने देखा था ये इतना मास क्यों बना, क्योंकि टाउन के अंदर भी स्प्रेड हुआ, विलेजेस के अंदर भी स्प्रेड हुआ, ट्राइबल्स के अंदर भी स्प्रेड हुआ, सभी रिलीजन भी इसके में साथ आए, सभी क्लासेस इसमें साथ आई। तो अब हम एक एक अलग अलग करके देखेंगे कि मूवमेंट है वो टाउन्स के अंदर और सिटीज़ के अंदर कैसे स्प्रेड हुआ, कौन कौन किस किस ने इसमें पार्टिसिपेट किया। एजुकेटेड मिडिल क्लास लीड द मूवमेंट इन टाउन्स एंड सिटीज़। तो किसने लीड किया इसमें? तो एजुकेटेड मिडिल क्लास ने इस मूवमेंट को लीड किया टाउन्स के अंदर। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, लॉ कोर्ट्स, काउंसिल इलेक्शन वर बायकॉटेड। फॉरेन क्लोथ्स एंड अदर गुड्स वर ब्रांड इन बॉनफायर। फॉरेन क्लोथ्स हैं उनको भी क्या किया गया, जला दिया गया और यूज़ करने से मना कर दिया गया। इसी के साथ पीपल बिगेन टू यूज़ खादी क्लोथ्स, और पीपल ने खादी क्लोथ्स का यूज़ करना शुरू कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट रिजाइन देयर जॉब्स, लिकर शॉप वर पिक्टेड। गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उन्होंने भी अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया और लिकर शॉप्स हैं उनको भी बंद कर दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं व्हाई डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्लो डाउन इन टाउन्स एंड सिटीज़। अब भाई ये तो हमने देख लिया कि टाउन्स के अंदर कैसे स्प्रेड हुआ, लेकिन वो धीरे 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 स्लो होता गया टाउन्स के अंदर। और वो क्यों हुआ? खादी क्लोथ्स वर वेरी कॉस्टली, द पुअर वर नॉट एबल टू बाय दैम। अब फॉरेन क्लोथ्स को डिनाई तो कर दिया कि हम यूज़ नहीं करेंगे और सिर्फ क्या यूज़ करेंगे, खादी। बट खादी क्लोथ्स हैं वो बहुत कॉस्टली थे और पुअर पीपल है वो उसको नहीं खरीद पा रहे थे। इंडियंस बॉयकॉटेड ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन लाइक लॉ कोर्ट्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब हमने ये भी देखा था कि इंडियंस ने क्या किया, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को बायकॉट कर दिया गया था। बट अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन डिड नॉट कम अप।
अगर वहाँ पे अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस आ जाते, कुछ इंडियंस इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन हो जाते, तो ये कंटिन्यू चलता रहता। Consequently, teachers and children started going back to school and lawyers started going back to their courts. अब क्योंकि कोई इंडियन इंस्टीट्यूशन बने नहीं, तो उन्होंने स्टूडेंट्स ने या फिर टीचर्स ने क्या किया, वापस से ज्वाइन कर लिए अपने स्कूल कॉलेजेस। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट वर द causes फॉर द पीजेंट मूवमेंट इन द कंट्री साइड, यानी कि विलेजेस के अंदर जो पीजेंट ने मूवमेंट्स किया उसके क्योजेस क्या थे। इन अवध ए पीजेंट मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाबा रामचंद्र। दिस वॉज अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स एंड तालुकदार्स। तो पीजेंट ने किसके अगेंस्ट, लैंडलॉर्ड्स और तालुकदार्स के अगेंस्ट किया। क्यों किया, रीजन क्या था, रिडक्शन ऑफ रेंट एंड द अबोलिशन ऑफ बेगार वर देयर मेन डिमांड्स। उनकी मेन डिमांड क्या थी पीजेंट की, कि जो रेंट है उसको रिड्यूस कर दिया जाए और बेगार यानी कि बिना सैलरी के जो वर्क करवाया जा रहा है उसको बंद कर दिया जाए। In many places, Nai Dhobi Bands were organized by panchayats to deprive landlords of the service of even barber and washerman। यहाँ पे एक नाई धोबी बंस भी चलाया गया, यानी कि लैंडलॉर्ड्स को क्या नहीं प्रोवाइड करवाएंगे, सर्विस नहीं प्रोवाइड करवाएंगे, इवन यहाँ तक कि बार्बर और वॉशर मैन तक की। इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू बिगिन going around the villages in Awadh, talking to the villagers and trying to understand their grievance. By October, the Oudh Kisan Sabha was set up, headed by Jawaharlal Nehru, Baba Ramchandra and few others। अब जून 1920 के अंदर गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने विलेजेस के अंदर घूमना स्टार्ट कर दिया और लोगों से बातें करना शुरू की, किससे रिलेटेड, कि उनका जो ग्रीवेंसेस हैं, उनके जो दुख हैं, उनके बारे में बात करना शुरू किया। और अक्टूबर में किसने, बाबा रामचंद्र आमटे और उसके साथ जवाहरलाल नेहरू और कुछ अदर्स ने एक किसान ओध सभा है वो सेटअप की। Within a month, over 300 branches had been set up in the villages around the region। और इस ओध किसान सभा की विद इन अ मंथ 300 ब्रांचेस हैं वो भी सेटअप की। आगे हम देखते हैं बाबा रामचंद्र आमटे के बारे में। ही लीड ए पीजेंट मूवमेंट इन अवध अगेंस्ट तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स। उन्होंने एक पीजेंट मूवमेंट है अवध के अंदर, उसको लीड किया। ही डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेंट, एबोलिशन ऑफ बेगार एंड बॉयकॉट ऑफ लैंडलॉर्ड्स। In October 1920, he formed ओध किसान सभा with the help of नेहरू। ये हम देख चुके हैं। आगे हम देखते हैं ट्राइबल मूवमेंट। अभी तक हम देख चुके हैं अर्बन एरिया के अंदर मूवमेंट, दूसरा हमने देख लिया था रूरल एरिया के अंदर मूवमेंट। अब हमें देखना है ट्राइबल मूवमेंट्स। इन द गोदेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, ट्राइबल स्टार्टेड ए मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ एल्लूरी सीताराम राजू। यानी गोदेम हिल्स जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ ट्राइबल्स ने क्या किया, मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। किसके लीडरशिप में, एल्लूरी सीताराम राजू। ट्राइबल्स वांटेड टू गेट बैक देयर ट्रेडिशनल राइट ओवर फॉरेस्ट। अब यहाँ डिमांड क्या थी, क्यों किया ट्राइबल्स ने मूवमेंट, क्योंकि ट्राइबल चाहती थी कि जो ट्रेडिशनल राइट पहले से उनके फॉरेस्ट के ऊपर थे वो उनको वापस दे दिए जाएं। The method followed by the tribal and peasant were against the Gandhian method of non-violence. They followed violent method of struggle। हालांकि जो गांधी जी ने मूवमेंट स्टार्ट किया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वो मेनली नॉन वायलेंट था, बट जो ट्राइबल्स ने ऑप्ट किया, मेथड ऑप्ट किया, वो क्या था, वो वायलेंस से भरा हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं एल्लूरी सीताराम राजू के बारे में। ही लीड ए मूवमेंट ऑफ द ट्राइबल पीपल इन द गोदेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, जो हम देख चुके हैं। मैनी पीपल कंसिडर्ड हिम एज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड, यानी भगवान का अवतार मानते थे बहुत सारे पीपल उसे। दे बिलीव दैट ही हैड मैनी स्पेशल पावर, उनको विश्वास था कि इनके पास बहुत सारी स्पेशल पावर हैं। ही सपोर्टेड गांधी जी एंड आस्क्ड हिज फॉलोअर टू वियर खादी एंड स्टॉप ड्रिंकिंग, बट ही ऑर्गेनाइज्ड एन आर्म स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। हालांकि उन्होंने गांधी जी को सपोर्ट कैसे किया,
उन्होंने अपने फॉलोअर्स को कहा कि आप खादी कुर्ता है वो वियर करें और उसके साथ ड्रिंकिंग वो ना करें। लेकिन उनका जो स्ट्रगल था वो आर्म स्ट्रगल था, यानी फुल ऑफ वायलेंस था। नेक्स्ट हम देखते हैं मूवमेंट्स इन द प्लांटेशन, कि प्लांटेशन के अंदर मूवमेंट क्यों हुआ असम के अंदर। वर्कर्स इन द प्लांटेशन ऑफ असम डिमांडेड द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द एस्टेट्स, यानी कि जो एस्टेट्स थी असम के अंदर, वहाँ पे वो चाहते थे कि इन और आउट, यानी एस्टेट के अंदर भी और एस्टेट से बाहर भी वो फ्रीली मूव कर सकें। अब ये ऐसा हुआ क्यों? दे अपोज द Inland Immigration Act of 1859 which took away the right to free movement। यानी 1859 के अंदर ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट पास किया था, इनलैंड एमिग्रेशन। इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट इनसे इनके फ्रीली मूवमेंट का राइट छीन लेता है कि आप एक बार अगर आए हैं प्लांटेशन के अंदर तो आप वापस नहीं जा सकते, यानी कि फ्रीली आप मूवमेंट नहीं कर सकते। When they heard about the non cooperation movement, they moved to their villages। जैसे ही इन लोगों ने नॉन कोऑपरेशन के बारे में सुना तो वो अपने गांव की तरफ वापस लौटना स्टार्ट किया। They thought that the Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their villages। अब उन्होंने क्या बिलीव किया, क्या सोचा कि गांधी जी राज है वो आ रहा है और उसके गांधी राज आने के बाद सभी को उनके विलेजेस में ही लैंड दे दी जाएगी, तो वो अपने गांव की तरफ चल पड़े। हावेवर दे वर कोट एंड ब्रॉट बैक, लेकिन उनको रास्ते में ही पकड़ लिया गया और वापस से फिर से प्लांटेशन के अंदर उनको ले जाया गया। विड्रॉल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, ये विड्रॉ कैसे हुआ, क्या रीज़न थे? गांधी जी विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिकॉज, यानी क्यों गांधी जी ने लिया वो देखते हैं। द मूवमेंट बिकम वायलेंट इन सम प्लेसेस। अब क्योंकि ये मूवमेंट तो नॉन वायलेंट था, लेकिन चलते चलते कुछ यूपी के अंदर ये वॉयलेंट में चेंज होता चला गया, यानी इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, वॉयलेंस। और कहाँ पे? इन फरवरी 1922 इन चोरी चौरा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, पीपल का जो ये मूवमेंट है वो वॉयलेंस में टर्न हुआ और एक पुलिस स्टेशन को इन्होंने आग लगा दी। 22 पुलिसमैन वर किल्ड इन दिस इंसिडेंट। गांधी जी वॉज अगेंस्ट वॉयलेंस, और इस इंसिडेंट के अंदर 22 पुलिसमैन हैं वो मारे गए। हालांकि गांधी जी हैं वो नॉन वायलेंट के अगेंस्ट थे, इसलिए द मूवमेंट स्लो डाउन इन द अर्बन एरियाज। और दूसरा मूवमेंट जो अर्बन एरिया में है वो भी स्लो डाउन हो चुका था। ही थॉट दैट इट वाज नेसेसरी टू ट्रेन द पीपल इन नॉन वायलेंट सत्याग्रह। गांधी जी ने सोचा कि यहाँ अभी लोग ट्रेन नहीं हुए हैं नॉन वायलेंट के लिए, और लोगों को नॉन वायलेंट सत्याग्रह के लिए पहले ट्रेन करना जरूरी है। इसलिए गांधी जी ने क्या किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसको वापस ले लिया, विदड्रॉ कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसकी सिग्निफिकेंस क्या थे, इंपॉर्टेंस क्या थी? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज ए लार्ज स्केल मास मूवमेंट। इट अट्रैक्ट कॉमन पीपल फ्रॉम ऑल सोशल ग्रुप। हम देख चुके हैं कि ये एक लार्ज स्केल मूवमेंट था जिसने सभी सेक्शंस हैं, जो सोशल सेक्शन है, सोशल ग्रुप हैं, सभी को अट्रैक्ट किया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट वेंट टुगेदर। ये भी हमने देख लिया कि दोनों मूवमेंट हैं वो साथ साथ चल रहे थे। सो दे प्रमोटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी। हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी इससे इंक्रीज हुई। पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट्स बिकम ए पार्ट ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। जो पीजेंट मूवमेंट और ट्राइबल्स मूवमेंट चल रहे थे साथ साथ, वो भी नेशनल मूवमेंट का पार्ट बने। इट वॉज ए नॉन वायलेंट मूवमेंट, सो इट पॉपुलराइज द गांधीयन आइडिया ऑफ नॉन वायलेंट सत्याग्रह। हालांकि इस मूवमेंट के बाद में लास्ट में जब गांधी जी ने विड्रॉ किया तब एक जगह वायलेंस हुई थी, उससे पहले ये मूवमेंट क्या था, नॉन वायलेंस ही चलता रहा था। उसके बाद हम देखते हैं गिव एग्जाम्पल टू प्रूव दैट द टर्म स्वराज मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। हमने देखना है कि डिफरेंट पीपल के लिए स्वराज का मीनिंग डिफरेंट कैसे था। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। The term Swaraj means self-rule or dominion status for the कांग्रेस पीपल। अगर हम देखें कांग्रेस पीपल के लिए स्वराज का मतलब क्या था, सेल्फ रूल या फिर डोमिनियन स्टेटस।
It is the type of government granted by the British in अदर सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। यहाँ पे ये चाहते थे कि ब्रिटिशर्स का रूल तो रहे, लेकिन वो रूल करने का राइट किसको मिल जाए, वो रूल करने का राइट यानी कि गवर्नमेंट चलाने का राइट इंडियंस को मिल जाए, जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर और कनाडा के अंदर। हालांकि कॉलोनी तो थे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, लेकिन बाद में वहाँ की सिटीज़न को ही वहाँ की गवर्नमेंट रन करने का राइट दे दिया गया था। यही कांग्रेस चाहती थी। अब पीजेंट के लिए स्वराज का क्या मीनिंग था? टू पीजेंट इन अवध स्वराज मीन्स रिडक्शन इन टैक्स। हमने देखा था कि टैक्स को रिड्यूस करना चाहते थे। अबोलिशन ऑफ बेगार्स और फोर्स्ड लेबर एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंड लॉर्ड्स। ये किसके लिए स्वराज का मीनिंग था? पीजेंट के लिए। टू प्लांटेशन वर्कर इन असम स्वराज मीन्स राइट टू मूव फ्रीली and out the plantation where they were enclosed and retaining a link with the village from which they had come। यहाँ वो चाहते थे कि जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था उसको हटा दिया जाए और लोगों को फ्री मूवमेंट करना अलाउ कर दिया जाए ताकि वो अपने गांव जा सकें। To the tribal peasant of the Godem Hills of Andhra Pradesh, Swaraj mean right to enter forest and collect forest produce, graze cattle and give up forced labor। अब पीजेंट ट्राइबल पीजेंट है वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि उनको फॉरेस्ट के अंदर एंटर करने दिया जाए, फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कलेक्ट करने दिया जाए और अपने जो कैटल्स हैं उनको ग्रेज करने दिया जाए, किसके अंदर? उन फॉरेस्ट के अंदर। मीन्स वो फॉरेस्ट के ऊपर अपना राइट चाहते थे, तो उनके लिए यही स्वराज था। विथ वट एम वॉज द स्वराज पार्टी सेटअप। अब इसी के साथ एक स्वराज पार्टी सेटअप होते हैं 1923 के अंदर। स्वराज पार्टी और द कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी was set up by Motilal Nehru and C.R. Das in 1923। They were tired of mass struggle and wanted to participate in elections to the provincial council that had set up by the government of India Act 1919। अब ये क्या चाहते थे? ये पार्टिसिपेट करना चाहते थे इलेक्शन के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर जो इलेक्शन करवाने के लिए एग्री हुए थे ब्रिटिशर्स, ये उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे। दे फेल्ट दैट इट वाज इम्पोर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल्स, argue for the reform and also demonstrate that these councils were not truly democratic। अब ये चाहते थे कि हम लेजिस्लेचर का पार्ट बने और लेजिस्लेचर के अंदर ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज करें, उनका पार्ट बन के उनको क्रिटिसाइज करें। They also wanted to keep the anti-British spirit of the people alive since non-cooperation movement was suspended। अब लेकिन हमने देखा कि उसके साथ साथ वो क्या चाहते थे? एंटी ब्रिटिश स्पिरिट है वो भी कंटिन्यू रखना चाहते थे। ट्रेस टू मेजर डेवलपमेंट इन द इंडियन politics toward the late 1920 or whatever the two factors that shaped Indian politics toward the late 1920। अब ये कौन से इफेक्ट थे? सबसे पहला है वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। Agriculture prices began to fall from 1926 and collapsed after 1930। एक 1930 के अंदर वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था। As the demand of agricultural goods fell and exported declined, peasants found it difficult to sell their harvest and pay their revenue। अब क्या हुआ? डिमांड है वो कम हो गई एक्सपोर्ट की, और पीजेंट हैं वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल नहीं कर पा रहे थे, अपनी हार्वेस्ट को सेल नहीं कर पा रहे थे, इसकी वजह से वो रेवेन्यू भी पे नहीं कर पा रहे थे। दूसरा, एक नई जो डेवलपमेंट्स हुई वो थी साइमन कमीशन। वो साइमन कमीशन वॉज अपॉइंटेड एंड केम टू इंडिया इन फरवरी 1928। अब क्यों किया गया था? इट वॉज अपॉइंटेड टू लुक इन टू द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 एंड टू सजेस्ट फर्दर रिफॉर्म इन द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसको क्या देखना था कि जो कांग्रेस जो
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास किया गया था, उसकी वर्किंग सही नहीं हो रही थी, तो उसको देखने के लिए आया था। और इसके अलावा उसे कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी रिफॉर्म्स हैं वो सजेस्ट करने थे। अब इसका अपोज क्यों हुआ? द मेंबर ऑफ द कमीशन वर ऑल इंग्लिश मैन एंड नॉट अ सिंगल इंडियन वॉज इंक्लूड इन इट। इट लीड टू साइमन गो बैक एजिटेशन। अब क्या हुआ कि इसके अंदर एक भी इंडियन शामिल नहीं था। इंडियंस क्या चाहते थे कि इस कमेटी के अंदर इंडियंस भी शामिल हों। जब एक भी इंडियन नहीं था, सभी ब्रिटिशर्स थे, तो साइमन को बैक एजिटेशन स्टार्ट हुआ। आते ही नारे लगने स्टार्ट हुए कि साइमन कमीशन वापस जाओ। इसके साथ अब हम देखते हैं साइमन कमीशन। अब ये साइमन कमीशन अभी हमने देखा है, इट वॉज ए स्टैच्यूरी कमीशन सेट अप बाय द ब्रिटिश अंडर द सर जॉन साइमन। इट वॉज आस्क्ड टू स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस। कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है इंडिया के अंदर, उसको स्टडी करो और जो चेंजेस हैं उनको सजेस्ट करो। अब क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी इंडियन पीपल शामिल नहीं था, तो इसका अपोज हुआ। इंडियन अपोज द साइमन बिकॉज all the members of the commission were Englishmen, there was no Indian in it। इसके अंदर कोई भी इंडियन नहीं था। इट डिड नॉट प्रोवाइड एनी होप ऑफ स्वराज टू इंडियंस। इसके अलावा ये कमीशन कोई भी होप नहीं देता है कि आपको स्वराज मिल जाएगा, या इंडियंस को स्वराज के लिए कोई होप नहीं देता है। तो आज की वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट पार्ट जल्द आएगा और उसके अंदर हम जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं नेशनलिज्म इन इंडिया के, उनको देखेंगे। तब तक के लिए